हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का वाईसीटी बुक ऑफिशियल चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को छोटा सा मेरा सुप्रभात स्वीकार करिएगा। और बातचीत कर रहे थे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की, और एंशियंट हिस्ट्री पर आज बातचीत करेंगे राजपूत राजवंश की। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं, क्लासें आपकी आरआरबी की चल रही हैं। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, है ना। और इसके अंतर्गत कई एग्जाम कराए जाते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो। एनटीपीसी का स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आता है, ठीक है ना। चाहे आपका पैरामेडिकल हो, इसी के अंतर्गत आता है। चाहे रेलवे जेई का हो तो इसी के अंतर्गत आता है। चाहे फिर आपका अदर एग्जाम जैसे आरपीएफ की भर्ती आने वाली है, इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों पद होते हैं, है ना। आरपीएफ में, है ना, रेलवे पुलिस फोर्स होती है, तो इसमें दोनों पद होते हैं आपके आपके कांस्टेबल के भी होते हैं और एसआई के भी होते हैं, ठीक है ना। तो इससे संबंधित बातचीत करेंगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके ग्रुप डी, है ना, ग्रुप डी आप सभी लोग जानते हैं। ग्रुप डी की भी वैकेंसी जो आती है ये तो आपके आरआरबी के अंतर्गत ही आती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। चाहे आपका एएलपी जिसकी अभी भर्ती आई भी है, एएलपी, तो एएलपी की स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, तो रेलवे के अंतर्गत ही आते हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले भी कर रखी है और आज फिर से कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए बेनिफिट से अधिक बेनिफिट मिले, इसलिए पढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज, बहुत से जगह कोर्स भी चल रहे हैं, आप सबको पता है कि लगातार कोर्स चलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रयास किया जाता है कि जो आपकी बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, वो पूरी कराई जा सके। 15,210 प्रश्न है जीके जीएस में आपके, तो पूरा प्लान है कि आपके पूरे समाप्त किए जाएं। लेकिन ये समाप्त तभी किए जा सकते हैं जब आप सभी लोग अच्छा समर्थन देंगे, अच्छा सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे, है ना। जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, तो बच्चों को और उत्साहित होकर और उत्साह हम लोगों के अंदर बढ़ता है कि नहीं, और अच्छा देने का पूरा प्रयास किया जाए। आइए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने के साथ साथ आप सभी लोगों को मेरा छोटा सा सुप्रभात स्वीकार करिएगा। आज की इस क्लास के जो भी प्रश्न हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपके खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो कहा गया है गुप्त राजवंश, गजनी राजवंश, लोधी राजवंश या चंदेल राजवंश। आरआरबी ग्रुप डी में, अभी मैंने बात किया आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, तो आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में प्रश्न आया था। क्या आप सभी लोग उत्तर देंगे, है ना। आज नेट जो होता है ना, नेट, है ना, इंटरनेट भाई साहब, हाँ इंटरनेट ना, तो इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाले समय पर ये क्लास आपको बेझिझक होकर मिल जाएगी, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपके साथ सारी क्लासें रहेंगी, आपके बीच रहेंगी। ये मत सोचना कि ये क्लास मिस हो जाएगी, बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। बस आप सभी लोग कमेंट देते रहें। अगर आप जानेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे चंदेल राजवंशों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल राजवंशों ने करवाया था। और कई बार मैं पीछे इसकी चर्चा कर भी चुकी हूँ। फिर भी आपसे 10वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक यह शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर सभी भारतीय मूल के धर्मों जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म और जैन धर्म से संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर में कहा गया काम क्रीड़ा कला के दुनिया भर में विख्यात है। खजुराहो है कहाँ पर? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला पर है। कहाँ पर है? आप कहेंगे एमपी के छतरपुर जिला में। कहाँ पर है? एमपी के छतरपुर जिला में है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहा गया दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराज करवाया था। किसने करवाया था? कहा गया जयपुर के जयसिंह प्रथम ने,
जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, राम सिंह प्रथम ने, या आपके विशन सिंह। आपके एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है। और एनटीपीसी के अंतर्गत कई स्टेज आते हैं, है ना, 1 और 2, और एनटीपीसी के अंतर्गत कई पोस्टें भी आती हैं, ठीक है ना, ये भी एक बड़ी बात है ना। तो अब आप सभी लोग बताएंगे, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कहा जाता है 1724 ईस्वी में। कब? 1724 ईस्वी में। किसने करवाया था? तो जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और सिर्फ दिल्ली में नहीं करवाया था, कई जगह करवाया गया था। उसमें आपका वाराणसी भी है, वाराणसी है, ठीक है ना। तो याद रखना है ना, कितनी जगह करवाया गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 5 जगह। पहला क्या था? आप बोलोगे दिल्ली था। क्या था? तो आप बेझिझक होकर बताएं कि यहाँ पर दिल्ली था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा कौन सा था, तो आप कहेंगे जयपुर की बात की जा रही। कहाँ पर? जयपुर की बात की जा रही। अगर पूछ लिया जाए तीसरा कौन सा था, तो आप कहेंगे उज्जैन था। कौन सा? आप कहेंगे उज्जैन था। अगर चौथा पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मथुरा था। और अगर 5वां पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे वाराणसी था। कौन सा था? वाराणसी। तो इन 4-5 जगहों पर जंतर मंतर स्थित या स्थापित किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना। यह इमारत भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए थे। विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति। अब आपके सौरमंडल में आपको ये सारे प्रश्न आने चाहिए। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, इनकी चर्चा की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 2006 से पहले, है ना, बात को समझना, 2006 से पहले या 2006 तक 9 ग्रह हुआ करते थे। कितने? 9 ग्रह हुआ करते थे। तो उनमें एक तारा है, जिसे तारा है उसे क्या कहा गया? तो आप कहोगे सूर्य कहा जाता है। और इस सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। उनमें से अभी वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह एकदम क्रम से मैंने बताया, है ना। कैसे, किस क्रम से बताया? तो आप कहेंगे सूर्य से दूरी के क्रम पर मैंने बताया। तो सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण है, ठीक है ना। आकार के अनुसार मैंने नहीं बताया है, क्योंकि आकार में सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर इसके बाद आपका शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध आता है, ठीक है ना। तो याद रखना, मैंने एक छोटा सा व्यू पूरा आपको सौरमंडल भी बता दिया है ना। तो याद रखना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 ग्रह ऐसे हैं, एक आपका शुक्र, एक आपका अरुण, जो पूरब से पश्चिम चलते हैं। क्या चलते हैं? मतलब उल्टी दिशा में चलते हैं। सब पश्चिम से पूरब चलते हैं, ये पूरब से पश्चिम चलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? कहा गया आपका भूदृश्य है, संग्रहालय है, किला है, या खगोली वेधशाला है। तो अभी मैंने बताया कि ये एक वेधशाला हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? खगोली वेधशाला है। क्या है? खगोली वेधशाला है। याद है? याद है कि नहीं याद है? अभी तो बताया गया वेधशाला है। आगे बढ़ते। कहा गया कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, है ना। तो जंतर मंतर का पहला दिल्ली में जो निर्माण हुआ वो 1724 ईस्वी में हुआ था। और उसके साथ साथ आप कई जगह कह सकते हैं, उनमें से आपका सबसे पहले दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा है, वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी है। तो कितनी जगह हो गया? 5 जगह। बताया ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने 500 के नाम बताए थे। कितनी जगह खोला गया वेधशालाएं? तो आप कहेंगे 5 जगह। एनटीपीसी 2017 में पूछा गया, तो याद रखना। और ये ट्रिकी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके यही पूछे जा रहे हैं। आगे, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, या बिहार में? क्या कोई बता सकता है क्या? एनटीपीसी वाला जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या एनटीपीसी के लिए है, तो कहा गया टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ कहां पर है? तो कहेंगे राजस्थान के चित्तौड़ में है या चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर?
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें आपको कही जा रही हैं तो याद रखना। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली कहा गया मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 ईस्वी में बनवाया था टावर ऑफ विक्ट्री, है ना, कहा जाता है ना टावर ऑफ विक्ट्री, ठीक है ना, याद रखना। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। आगे आते हैं, चित्तौड़गढ़ किस राजवंश या किस वंश की राजधानी थी? कहा गया चौहानों की, सिसोदिया की, हाड़ा की, या आपके राठौर की। तो किसकी हुआ करती थी? तो आप कहेंगे राठौर की। किसकी? राठौर की। अगर पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी हुआ करती थी, चित्तौड़गढ़, सॉरी, हाँ, चित्तौड़गढ़ किसकी? तो आप कहेंगे सिसोदिया की हुआ करती थी। किसकी? तो आप कहेंगे सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी हमीरदेव ने क्या बनाई थी? तो आप कहेंगे सिसोदिया वंश की चित्तौड़गढ़ बनाई थी, गई थी। कौन सी? चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। राठौर भी हैं, दिमाग में मेरे वही चल रहे थे। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? इल्तुतमिश, कैकुबाद, हम्बीर या बलबन। आपने इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, कैकुबाद को भी सुना है, बलबन को रक्त और लौह की नीति कहा जाता है, या रक्त लौह की नीति अपनाई थी, तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमीर को नहीं जानते हैं। हमीर को जानते हैं क्या आप? नहीं। तो ये आपके किससे? तो गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना। हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव कहा गया चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज से। इन्होंने रणथंभौर पर 1782 से लेकर 1301 ईस्वी तक राज्य किया। हमीर देव का कहा गया कालजी शासन चौहान काल का अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है ना। चौहान काल का कर्ण कहा जाता है इनको, बड़ी बात है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? कहा गया चालुक्य वंश से, चोल वंश से, परमार वंश से, या पाल वंश से। जो आपके साहित्य के प्रख्यात समर्थक थे राजा भोज, वो किस वंश से जुड़े थे? कोई बता सकता है क्या? आपको पीछे मैंने इनके बारे में बता भी रखा था, तो आप सभी लोग मिलकर बताएं ये किससे संबंधित थे। तो साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। किससे? आप कहेंगे परमार वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है ना। कहा गया प्रतिहार वंश के संस्थापक आपके नहीं, परमार वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? कहा गया नरसिम्हा देव प्रथम था, रामचंद्र थे, हरिश्चंद्र, कहा गया हरिश्चंद्र जी थे, या हर्षवर्धन थे। बताएं, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? कौन बताएगा? प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? अरे किसी के पास जवाब है क्या? प्रतिहार राजवंश कहा गया अग्निकुल के राजपूतों से में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? राजा हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। और प्रतिहार राजवंश की ही राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कन्नौज हुआ करती थी। अरे हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी? आप कहें बिल्कुल। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ग्वालियर अभिलेख के अंतर्गत, ये ग्वालियर अभिलेख के साक्ष्यों के अंतर्गत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किसको माना गया? नागभट्ट प्रथम को माना गया। याद रखना ये सारे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से किसने माउंट आबू के पास आपके कायादारा, कौन सा? कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी प्रथम ने, कहा गया आपका कुलोथुंगा सोला प्रथम ने, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, या कुलोथुंगा सोला द्वितीय ने, या चोल द्वितीय ने। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने हराया होगा? बताइए जरा सही उत्तर, है ना। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कहा गया कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो कौन थे? आप कहेंगे भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट आबू है कहां पर? आप कहोगे राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान। राजस्थान में कहां पर? अरावली पर्वत श्रृंखला में, है ना। इसी माउंट आबू पर ही क्या है?
दिलवाड़ा जैन मंदिर है। क्या दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है, ठीक है ना। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किससे, जैन धर्म स्थल है। आ गया। अब आया है आपके प्राचीन कालियां या प्राचीन कालीन विविध, है ना। कुछ अब आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वहां, मतलब यहाँ से पूरी प्राचीन काल से जितने भी आरआरबी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे। जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो सारे क्वेश्चन जितने आए हैं वो सारे मैंने करा दिया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। तो अभी आपकी प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आइए बातचीत करते हैं। कहा गया विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन या ग्रिगोरियन कैलेंडर से वर्ष आगे है, कौन बताएगा। 46.7, 66.7 या 56.7 या 76.7। आप लोगों में से ऐसा कोई है जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे सके। अच्छा अगर हो तो फिर दो ना, है ना, ऐसे क्यों लग रही है मिर्ची। आप कहेंगे विक्रम संवत का शुरुआत आपके 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। इसे 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से लगभग कितने, तो आप कहेंगे 56.7 वर्ष आगे है। कितना, 56.7 वर्ष आगे है। आगे कागज का आविष्कार किसने किया था। कहा गया आपका महावीराचार्य या आपके बौधायन या फिर आपके कहा गया कैलून या आपके वराहमिहिर। बहुत ध्यान से प्रश्न देना। कागज का आविष्कार किसने किया था। कागज जिस पर लिखते हो आप, है ना, लिखते पढ़ते हो, है ना। तो कागज का आविष्कार ऐसा माना जाता है चीन के कौन, कैलून ने 202 ईस्वी में ईसा पूर्व में कागज का आविष्कार किया। उन्होंने इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। किसका, बांस और रेशम का टुकड़ा। कहाँ के थे, चीन के थे। कहाँ के हैं, चीन के हैं, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। कैलून कौन है, कैलून। तो कैलून ने कागज का आविष्कार ऐसा माना जाता है कि 202 ईसा पूर्व में, ठीक है, 202 ईसा पूर्व में माना गया। और इसके लिए किसका, तो आप कहेंगे बांस का तथा रेशम का उपयोग भी इन्होंने किया था, ठीक है। कागज का आविष्कार इन्हीं के अंतर्गत किया गया था। कहा गया भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। असम को, बिहार को, उड़ीसा को या पश्चिम बंगाल को। तो कामरूप के नाम से कौन सा ऐसा राज्य था या किस राज्य को प्राचीन समय पर जाना जाता था। कमेंट करके आप सभी लोगों को सारे उत्तर देने हैं और देते रहिएगा, है ना, सभी लोग देते रहिएगा। जल्दी, जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी। तो भारत के समय या भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। असम अगर पूछ लिया जाए कामरूप तो आपके ब्रह्मपुत्र और कौन सी एक नदी है जिनके बीच में स्थित है। आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और बोड़ नदी के बीच में, बोड़ नदी के बीच में। या आपसे ये भी पूछ सकता है कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी ना दे करके मानस इसकी सहायक नदी है, मानस नदी। बात को समझना, मानस नदी और आपके बोड़ नदी के बीच में कामरूप स्थित है। या तो ब्रह्मपुत्र नदी देगा तो भी सही है, या इसकी सहायक नदी है आपकी मानस, अगर मानस नदी दिया तो भी सही है। और इधर आपकी है बोड़ नदी। कौन सी नदी है, बोड़ नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी से याद आया कि विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी द्वीप स्थित है, मांजुली द्वीप, जो आपके कहां पर है, असम में ही है।
कहाँ पर है, तो आप बोलोगे असम में ही है, ठीक है ना, याद रखना। पासीघाट से अब आप सभी लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जरा सा जान ले, है ना, कि ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से सेमायुंगडुंग ग्लेशियर से या मानसरोवर झील के पास से निकलती है और कहाँ तक आती है, आप कहेंगे यहां से निकलती है और निकलने के बाद यू टर्न लेती है और आ जाती है। कैसे यू टर्न, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो शांगपो नाम से या यारथुंग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर इसे किस नाम से, दिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग याप दर्रे से, यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है ना। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में ही है एक है पासी घाट, क्या है, पासी घाट। पासी घाट होते हुए आगे आती है और यहाँ पर इसमें दो सहायक नदियां, एक है लोहित नदी और एक है दिवांग नदी। दिवांग नदी जब तक इसमें मिल नहीं जाती हैं तब तक ये ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती, और फिर असम पहुंचते ही इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है। 2016 में मांजुली द्वीप को ही एक द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है, ठीक है ना, असम में। कब, 2016 में। उसके बाद आगे बढ़ती है ना, फिर जाती है और उसके बाद फिर बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से, किसे, जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इधर से आती है आपकी गंगा, चीरते चिल्लाते एकदम चीरते आ जाती है और दोनों का मिलन होता है और यहीं पर बनता है सुंदरवन डेल्टा। क्या बनता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है, कहा गया पद्म आस्तिक श्रुति योग, है ना। बताओ भाई, 6 कहा गया है, 6 स्कूलों में से, 6 स्कूलों में से एक है, कौन सा है एक, क्या आ रहा है आपको उत्तर, अरे बोलो ना, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। कहा गया वैशेषिक, लिख लो, वैशेषिक न्याय सांख्य योग, 1 2 3 4, है ना, वैशेषिक न्याय सांख्य, है ना, सांख्य योग और पूर्व मीमांसा वेदांत, पूर्व मीमांसा और वेदांत, ये क्या है आपके 6 स्कूल है ना, 6 स्कूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, केवल आपका योग है, क्या है, योग, है ना, एक ही मिल रहा है, तो कौन सा है, योग है। बाकी आपको मैंने 6 के 6 बता दिए। वैशेषिक न्याय सांख्य, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत है। देखो, योग दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे 21 जून को। ऐसा मनाया जाता है क्या योग दिवस, है ना, 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं योग दिवस के बारे में और भी चर्चा करूं कि पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, कोई है क्या, पहला पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है या कब मनाया गया, कब से मनाया जा रहा है, बताइए। अगर किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर है तो बता दीजिएगा। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब से या कब से मनाया जा रहा है, देखो चल रहा है क्या नेट लगा जोड़ के, कब से मनाया जा रहा है। तो आप कहेंगे 21 जून 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना। कब से, 21 जून 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था
आज भी होता है ना। हम लोगों के यहाँ खिचड़ी के दिन, कब? खिचड़ी के दिन। तो खिचड़ी के दिन उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो कहा गया आपका तिमित, कहा गया आपका पुली कटी, या पुली, कहा गया पुली कली, या तुला भार, या जल्लीकट्टू। बताए तो क्या कहेंगे आप सभी लोग? अब तुला किया जाता है तो तुला भार कहा जाता था ना। जैसे अगर मैं 45 kg की हूं वर्तमान समय पर, तो मुझे मेरे ही तौल का अनाज दिया जाता था। अनाज, दाल, चावल, गेहूं, आटा जो आपके है ना, तो इतना, इसी को तुला भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुला भार। आगे बढ़ते हैं। कहा गया महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? कहा गया आपका बारबरीक था, इरावन था, परीक्षित था, या आपका ब्रभवाहन था। तो महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? कौन बताएगा? अच्छा, किसी को पता है क्या ये प्रश्न जो पूछा गया है कि ये क्या प्रश्न है? तो कहेंगे महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता आपके बारबरीक था, और बाबरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और आपके कहा गया नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे। किसके? अहिलावती के पुत्र थे। कौन? आप कहेंगे बारबरीक थे। कौन थे? बारबरीक थे। कहा गया पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर, अब आपसे पूछा जाता है कि हस्तिनापुर कहाँ का है, तो मेरठ जिले का है, में कब खुदाई करवाई थी? 1962 से 63 में, 51 से 52 में, 57 से 58 में, या 49 से 50 के बीच में कब कराई गई थी? बता दो जरा। पुरातात्विक डॉक्टर बीबी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया था, जहां से कांच और क्रिस्टल से बनी रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए थे, जो करीब लगभग 4000 वर्ष पूर्व के थे। कब के थे? तो आप कहेंगे 4000 वर्ष पूर्व के थे। तो हस्तिनापुर से मिले थे। और कब कराया गया था? 1951 और 52 में। कहा गया भारत, हाँ, भारत, जो आज हम भारत महान है कहते हैं, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में किया जाता है। कहां पर? महाभारत। अब आप कहेंगे आपने डायरेक्ट क्यों बताया? मुझे समय देना चाहिए था बताने का, तो इतना समय नहीं था। ऐसा माना जाता है ना, कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। भरत, जैन तीर्थंकर आपके ऋषभ देव के पुत्र का नाम भी भरत था, है ना। भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत, तीसरा आपके नाट्य शास्त्र रचनाकार भरत मुनि, तथा चौथे आप दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। और दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरवों और पांडवों हुए, जिनके बीच युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। भारत शब्द का श्रेय किसे? तो आप कहेंगे वेद व्यास जी को ही दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपका नाम ग्रीक, है ना, एक नाम है जो ग्रीक भाषा में आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। भारत, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, या भारतवर्ष। बताएं कौन सा नाम हो सकता है? भारत। कहा गया भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया, जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार क्षेत्र का, किसका? सिंधु नदी या इंडस रिवर पार के क्षेत्र, तो क्या? भारत पड़ा। भारत नाम ग्रीक भाषा में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपका पद्म नाम स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई, मदुरई, मैसूर, या तिरुवनंतपुरम, है ना। सही उत्तर का चयन करें। कहां पर होगा? पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर
केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम भी है। तो कहाँ पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इंडिया नाम नदी से पड़ा। कहा गया सिंधु नदी, इरावती नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। अभी तो बताया इंडस वैली के नाम से पड़ा था, है ना, ठीक है ना। तो आप कहेंगे भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहते हुए ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब सिंधु के लोग हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सिंधु के लोग हुआ करते थे, है ना। आगे आते, ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछे गए। कहा गया प्राचीन काल से ही कहा गया श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने 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 वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप कहेंगे बैंकिंग था। क्या था? बैंकिंग था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया महाभारत युद्ध दिनों तक लड़ा गया था। 18 दिनों तक लड़ा गया था। कितने? 18 दिनों तक, ठीक है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। आगे कहा गया की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। कहा गया चेकर, कहा गया आपका सोलिटेयर या शतरंज या सांप और सीढ़ी की कहानी जैसा है। बताएं भाई क्या होने वाला है? सही उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 426 का सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या कहा गया परम पादम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। सांप और सीढ़ी क्या है? सांप और सीढ़ी, ठीक है ना। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। कहा गया सबसे पहले पहिया किससे बने? लकड़ी के बने थे भाई, है ना। रबर, कांच या लोहा के तो नहीं बनेंगे। सबसे पहले किसके बने थे? लकड़ी के बनेंगे। ये समझने वाली भी बात है। कहा गया ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। पुर्तगालियों ने, कौरवों ने, मुगलों ने या पांडवों ने? कौन किए थे? बता दें भाई, है ना, कौन किए थे? तो कहा गया आधारित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास भी है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर का नाम तो किसने किया था? पांडवों ने। और इस शहर का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ नगर था। क्या था? इंद्रप्रस्थ नगर था, ठीक है ना। आज का प्राचीन इतिहास का लास्ट क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में था? आप कहेंगे असम में। कहाँ था? असम में था, है ना, कई बार बता चुके। असम का प्राचीन नाम कामरूप था और 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। ब्रह्मपुत्र घाटी आपको बता चुके हैं। अगर ब्रह्मपुत्र घाटी या ब्रह्मपुत्र नदी ना आए, अगर मानस नदी आ जाए तो वो भी सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आप कहेंगे वो भी सही माना जाएगा। तो सभी लोग तैयार है ना आगे पढ़ने के लिए? बोलो भाई, अगर सभी लोग तैयार हैं आज का। अब पहले हम क्या पढ़ेंगे? अरब एवं तुर्की आक्रमण, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। आइए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कहा गया नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? कहा गया तैमूर, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां या मोहम्मद गोरी। और एनटीपीसी में पूछा गया है, 2021 का प्रश्न है ना। हर एक चीज आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, बस आपको पढ़ना है। तो महमूद गजनवी आया था 998 से लेकर 1030 तक। महमूद गजनवी आया था आपका 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, है ना। अब आप बता सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था, है ना। तो महमूद गजनवी तो आ गए। फिर उसके बाद आप कहेंगे फिर आया था मोहम्मद गोरी 1173 से लेकर 1206 तक। 1173 से लेकर 1206 तक। फिर उसके बाद आप कहेंगे 1206 से लेकर 1230 तक, है ना। 1206 से लेकर 1230 तक चंगेज खां। कितना? 1206 से लेकर या 1227 या 1230, है ना, कहीं अलग अलग है। और 1370 से लेकर 1405 तक। 1370 से लेकर 1370 से लेकर
1405 ईस्वी तक तैमूर, है ना। यहाँ पर आप चाहे 27 कर लो, वैसे 30 किसी किसी बुक में 30 भी माना गया है। तो 1206 से लेकर 1227 तक चंगेज खां। अब इनको आप लगा सकते हो कि कौन सा पहले आया था। आप क्या कहोगे? तो महमूद गजनवी पहले आया, फिर मोहम्मद गोरी आया, है ना, फिर चंगेज खां। तो 2-4-3-1, 2-4-3-1, 2-4-3-1 क्या होगा? 2-4-3-1। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पुस्तक तहकीक मा लिल लिल हिंद किसने लिखी? मेगास्थनीज, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बरूनी। बताएं। मेगास्थनीज की इंडिका है ना, अल मसूदी इब्न बतूता की रहला है, या अल बरूनी, अल मसूदी या अल बरूनी। अब बचे दो लोग आपके बीच, तो बताएंगे किसकी पुस्तक है जल्दी से। तो किसकी है? तो आप कहेंगे अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक या आकर्षण धर्मज्ञ तथा विचारक था, जिसका जन्म आपके खीमा या ख्वारिज्म में सन आपके 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। तो लिखा किसने था? आप कहेंगे अल बरूनी की है। किसकी है? अल बरूनी की है। इन्होंने कई चीजें लिखी हैं, है ना। इन्हें बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता था। खगोल विज्ञान, है ना, कहा जाता है। ये खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताब लिखी। इन्होंने तहकीक मा हिंद पुस्तक भी लिखी, जो आपके सामने परोसी गई है। और पहला कहा गया है, वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया था। और वो कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या आपके मिन मकाला किस भाषा में लिखी गई? क्या लगता है आपको? संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, या आपके सीरियाई में? बताएं किस भाषा में लिखी गई होगी, है ना। कमेंट करते रहो आप सभी लोग जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है, और यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद कहा गया एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, द्वारा लिखी गई। तो किताब उल हिंद कहा गया आपका जान की या रस्किन बॉन्ड, अल बरूनी, खुशवंत सिंह। बताइए जरा किसके द्वारा लिखी गई है? क्या आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है? अरे बोलो ना प्रभु जी। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। अभी तो बताया था किताब उल हिंद। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? कहा गया आपका महमूद वली बल्खी जी, या अल बरूनी, या आपके सैदी अली राइस जी, या इब्न बतूता। बताएं भाई, इब्न बतूता कौन आया था? आप कहेंगे अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान मोरक्को से आया था, और रहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक के अंतर्गत आती है। तो कौन आया था? अल बरूनी गजनवी के साथ। और आपके इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। आगे कहा गया फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? कहा गया महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, और बड़ा शानदार क्वेश्चन माना जाता है। तो कहेंगे आप सभी लोग कि किसके साथ था? अरे तो जिसके साथ आएगा उसी के साथ ना रहेगा। महमूद गजनवी के साथ था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। कहा गया मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो कौन सा उनका राज्य था? कहा गया तराइन, कन्नौज, पानीपत, प्लासी या तराइन। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता के कारण ही हार गए थे, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, और इसमें आपके मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। लेकिन मोहम्मद गोरी पराजय होने के बाद भी गया नहीं था, और इधर पृथ्वीराज चौहान ने खुशियां मनाने लगे, जैसे हम लोग भी, है ना। मैंने उस चीज को मना भी किया। हम लोगों के अंदर ये होता है कि जरा सी खुशी आई तो हम लोग उसे जाहिर कर देते हैं।
जैसे पेपर रद्द हुआ, अरे पेपर रद्द हुआ था, है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो खुशी मनाने का टाइम है। अब तो और मेहनत करने का टाइम है कि जितने लोग फिलहाल आंदोलनकारी थे वो 50 से 60 लोग। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 10 लाख, सुनो मेरी बात, 10,78,000 समथिंग जो है, ये क्यों नहीं, क्योंकि हम लोगों ने रात दिन एक किया है वहां पर बैठ करके, है ना। असली योद्धा यही 50 से 60 लोग हैं, 50 से 60 लोग। समर्थन जिसने दिया, सहयोग जिसने दिया, है ना, कोई 2 मिनट आया, कोई 2 घंटे के लिए आया, तो कोई 4 घंटे के लिए आया, सबका स्वागत है, सबका है। और एग्जाम होगा तो सबको मौका मिलेगा, लेकिन अगर योद्धा कहे जा सके तो यहाँ पर यही 50 से 60 लोग ही थे, है ना। आप रोज उपस्थित होना और दिन रात वहां पर रहना बड़ी बात थी, है ना। वो रोड थी, कोई हमारा घर नहीं था कि हम 50 मतलब दिन रात वहां पर बैठे रहे, रोड थी, है ना। एक तो पन्नी तनी थी, आंधी आ जाती तो वो भी टूट के चली जाती थी कहीं ना कहीं, है ना, टूट जाती थी। तो ये कष्ट हम लोग सह कर आए, और हाँ, अगर सह कर ही रह गए तो गलत बात है ना। कम से कम इन 50 से 60 लोगों को टॉप 50 से 60 में नाम आना चाहिए, इतनी जमकर मेहनत करनी है। ये नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते, मौका तो सबको मिला कि 11 लाख के आसपास जो फॉर्म पड़ा था, अब तो हर किसी को जो नहीं भी दिया था उसको भी देने का मौका मिल जाएगा, है ना। जो चूक गया था किसी कारण से कि मैं नहीं बैठ पाया था एग्जाम में, तो उसे भी मौका मिल गया, ठीक है ना। सोचो कि आपकी किस्मत आपके दरवाजे पर आकर खटखटा रही है कि आइए सफलता के इस कदम को चूम लीजिएगा। अगर 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 अब आप नहीं चूम पाए तो ये आपकी कमी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आता है दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत की बातचीत की जाती है, और दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से की जाती है, तो आप सभी लोग कहेंगे 1206 ईस्वी से की जाती है। अरे की जाती है कि नहीं की जाती है प्रभु जी, है ना। आप लोग भी बताते रहे कि दिल्ली सल्तनत की बात अगर की जा रही है तो कहाँ से की जाएगी, तो आप कहेंगे इसी का परिचय गुलाम वंश से शुरू हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आपके कितने शासक होते हैं, 5। देखो, गुलाम वंश, खिलजी, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो कौन कौन सा, तो आप कहेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है ना। याद रहेगा ना। अरे याद ना रहे तब भी याद करके रखना, है ना, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब झमाझम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, और इसको याद करने का यही एक तरीका है कि आपको हमेशा याद रहे, है ना। और कैसे याद किया जा सकता है मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ ना, बस 1 सेकंड मुझे समय दीजिएगा। मैं हर एक चीज आपके बीच परोसना चाहूंगी कि आपको कोई भी ऐसी चीज ना लगे जो आपके पास पहुंच ना पाए ना, बिल्कुल, बस 1 सेकंड समय देना। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इनको याद करने का तरीका क्या है कि गुलाब, ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक, लिख लो ऐसे, ट्रिक है। गुलाब, गुलाब, गुलाब खिला, तोड़कर, तोड़कर सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, है ना। आज के बाद नहीं भूलेंगे, क्योंकि गुलाब तोड़ने में तो आप लोग माहिर होते हैं। अगर गुलाब खिला और गुलाब खिल जाए तो आप लोग तोड़ने में माहिर होते हैं। तो गुलाब खिला, तोड़कर सूंघ लो, है ना। सूंघ, मन करता है, दिल करता है कि इस गुलाब को तोड़ लिया जाए। और शुरुआत होती है यहाँ पर गुलाम वंश की। आइए देखते हैं,
कहा गया है आपके सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी। देखिएगा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, मैं थोड़ी सी कहानी इसके पीछे बताना चाहूंगी कि आपके जो कैकुवाद या आपके क्या कहा जाता है कैकुवाद, इसी को या आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी से शुरू होता है कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव रखते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या होते हैं नींव रखते हैं गुलाम वंश की। और वहां से फिर धीरे धीरे शुरू होता है सिलसिला। फिर उसके बाद आराम शाह बनते हैं और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बनते हैं। इल्तुतमिश के बाद सीधा रजिया सुल्तान नहीं आ पाती हैं, उनके बीच में एक लोग और आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आती हैं जो प्रथम महिला शासिका सुल्तान बनती हैं, जो 1236 लेकर 1240 ईस्वी तक शासक या सुल्तान बनी रहती है। 1236 में बनती हैं और 1236 तक ये बनी रहती है, 1240 तक बनी रहती है। आगे कहा गया आपका मामलुक और साम्राज्य का कौन सा यासी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था या थी, तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान थी। कौन थी रजिया सुल्तान थी। ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह आपके केवल 1236 में आए थे। कब आए थे 1236 में। आराम शाह मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ही बने थे, उसके बाद इल्तुतमिश बनते हैं। तो आराम शाह 1210 से लेकर 1211 ईस्वी में आते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दास वंश की स्थापना किसने की थी। क्या बात है, 2016 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया एनटीपीसी में। कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, गयासुद्दीन बलबन ने या आपके नसरुद्दीन महमूद ने। तो कहा गया दास वंश की स्थापना किसने की। तो दास वंश की स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे कोई कारण था क्या, है ना। कोई कारण रहा होगा तब ना दास वंश की स्थापना की गई। अच्छा किसको किसको पता है बता दो जरा, अगर आपको पता है तो फटाफट बताने का प्रयास करें, है ना जल्दी से। आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 में किया, या मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। किसका, मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, और इसलिए इस वंश का नाम ही दास वंश या गुलाम वंश पड़ गया, है ना। ऐसा नहीं था ये कि ये स्वतंत्र माता पिता के पुत्र नहीं थे, बिल्कुल थे। ठीक है ना। कहा गया वह गोरी का या मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कहा गया तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश का शासक माना जाता है। इस काल में आपके कुतुबी या कुतुबुद्दीन ऐबक या शमसी या इल्तुतमिश तथा बलबनी या बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते। कहा गया गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब ये प्रश्न हल्का हो गया, आगे आते। कहा गया इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह। आप में से ऐसा कौन है जो बता सकता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, कमेंट करके जरूर बताते रहें, है ना। तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत 1206 में की थी, और एकता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था, और इस क्षेत्र या इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ साथ भू राजस्व की वसूली करता था। तो कौन शुरू किया था, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। इसी को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा गया। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा जाता था इक्तादारी, पटवारी, आपकी महलवारी या आपकी जमींदारी। बताएं कौन सी व्यवस्था थी। तो अभी तो आपने बताया ना, तो कौन सी, तो आप कहेंगे इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी। कौन सी, इक्तादारी व्यवस्था। कहा गया आमिर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। कहा गया आपका मुइज उद दीन बहराम को या जमाल उद दीन
याकूत को, या आपके मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया को, या आपके नसरुद्दीन महमूद को या मोहम्मद को? बताएंगे सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होने वाला है। ऐसा कौन था जिसे ये उपाधि दी गई थी? कहा गया जमाल उद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्धि गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष आपका कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था, और रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था, और उसने याकूत को आमिर अल ख्याल या घोड़ों का आमिर और बाद में आमिर अल उमरा या आमिरों का आमिर की उपाधि दी गई थी। तो कौन था? याकूत को दिया था, जमाल उद्दीन याकूत को दिया गया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। याकूत से शायद इनको मोहब्बत भी हो गई थी, ऐसी कहानियां हैं, बाकी मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया? 1206 से लेकर 23 तक, 1290 से लेकर 1322 तक, 1266 से लेकर 1287 तक, या 1321 से लेकर 1334 ईस्वी तक। तो बलबन की बात की गई है, तो आप क्या बोलेंगे? बलबन कब से कब? आप कहेंगे 1261 से लेकर के 1261 से लेकर के 1286 तक। लेकिन यहाँ पर 1200 ना तो 61 है ना 86 है, तो आप क्या लगाओगे? 1266 से लेकर 1287 तक, बल्कि 1261 से लेकर 1287 तक 86 तक गया था। ये बिल्कुल सत्य लाइन थी। इनमें से अगर ये ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं तो वो भी सही था। ठीक है, लेकिन नजदीक का उत्तर यहाँ पर 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन ने क्या किया? तो आप कहेंगे शासन किया। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवा सुल्तान था, और इल्तुतमिश ने कहा गया ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे आमिर शिकार का पद, और बलबन कहा गया इलवरी जाति का तुर्क था, यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, और बलबन ने राज दरबार में सिजदा या घुटने पर बैठकर सिर झुकाने एवं पैबो सुल्तान के पैर चूमने प्रथा की शुरुआत की, और विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त नीति का पालन किया। कहा गया नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। किसकी? उलुग खां। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए रिकॉर्ड में यही समस्या होती है, लगातार मुझे बोलना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी सी राहत मिल जाती है तो मेरे लिए भी बेनिफिट हो जाता है। आगे बढ़ते है ना। अभी मतलब चलिए, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश के? कौन था जो चौगान खेलना चाहता था और उसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? कहा गया 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, है ना। और 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा वो कौन थे? क्या कोई बता सकता है क्या? गिरकर मृत्यु हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है, और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास था। किसका? कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास हुआ करता था। और चैगो कहा गया आपका चौगान या आपका पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी। कहा गया ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी, ऐसा बताया जाता है ना। कहा गया अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था, और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कुरान खां, सुरीले स्वरों में कुरान पढ़ने वाला कहा जाता है ना। लाखों का दान करने वाले के लाखों का दान करने के कारण इन्हें लाख बख्श कहा गया। और कुरान खां, कुरान का बहुत अच्छा पाठ पढ़ते थे, इसलिए कुरान खां के नाम से भी प्रसिद्ध थे या जाना जाता है। ठीक है ना। तैयार है ना आप सभी लोग? एकदम तैयार होना पड़ेगा आप सभी लोगों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? बताएं भाई, सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? कौन था ऐसा जिसके द्वारा सिजदा प्रथा शुरू की गई थी? जल्दी से।
उत्तर सोच लिया आपने? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं भाई। कहा गया आपके गियासुद्दीन बलबन ने। कौन सा? गियासुद्दीन बलबन ने, है ना। सिजदा की प्रथा शुरू की गई थी ना, सर झुका कर आओ भाई, दरबार में आना तो सर झुका कर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या, तो आप कहेंगे सिजदा प्रथा किसने? तो आप कहेंगे जमालुद्दीन कौन थे? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपके बलबन ने। सिजदा और पैबोस तथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ झुक कर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, और पैबोस का अर्थ होता था सुल्तानों के पैरों को चूमना, है ना, सुल्तानों के पैरों को चूमना, ठीक है ना। आइए, कहा गया है ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी किसने? कहा गया आपके नसरुद्दीन महमूद ने, गयासुद्दीन बलबन ने, कहा गया शमसुद्दीन आपका क्यूमर्स ने, या आपके बुगरा खान ने। कौन शुरू कर सकता है बताइए जरा आप लोग, है ना। अब तो कुछ देर आप लोग बता दो ना। कहा गया नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों तथा दुनिया भर में मनाया जाता है, और ये मूलतः आपके प्रकृति प्रेम का उत्सव है, जो आपके गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया। कहा गया निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गए पहले ही भाई साहब। गुलाम के बाद आप कहेंगे खिलजी आए थे, फिर तुगलक आए थे, और फिर आपके सैयद आए थे, फिर लोधी आए थे। तो गुलाम, खिलजी, लोधी कहाँ से आ जाएंगे पहले, है ना, और तुगलक कहाँ से आ जाएंगे पहले? तो सही कौन सा हो गया? ठीक है, एकदम क्रम से है, और चीजों को याद करना आपको पड़ेगा, है ना। आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए खिलजी वंश कब से कब तक, तो आप कहेंगे खिलजी वंश का 1206 से लेकर 1290 तक चला, है ना, याद रखना पहला। फिर अगर आपका खिलजी, ये गुलाम वंश का है, किसका है? गुलाम वंश। अगर पूछ लिया जाए खिलजी वंश कब से कब तक चला, कौन कौन बताएगा? फटाफट आप सभी लोग उत्तर देते रहे। तो आप कहेंगे खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर 1320 तक जाता है। फिर आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक जाता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका सैयद वंश। अच्छा, सैयद वंश कब से कब जाता है? कोई है क्या ऐसा जो बता सके? आप कहेंगे बिल्कुल 1414 से लेकर 1450 तक जाता है। फिर आता है आपका लोधी वंश, जो आपका जाता है 1450 से लेकर 1526 तक। कब तक जाता है? आप कहेंगे 1450 या 51 से लेकर 1526 तक, क्योंकि लोधी वंश से ही आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है लोधी वंश में, है ना। लोधी वंश के अंतिम जो शासक थे उनके द्वारा, और आपके किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और फिर पानीपत के युद्ध में बहलोल लोधी क्या होता है? इब्राहिम लोधी। जल्दी से बताएं कौन हारता है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, है ना, कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? सभी लोग बताएं ना, कमेंट ऐसे जरूर किया करें, हाँ, बताएं भाई। तो क्या कहेंगे? बहलोल लोधी था, जो लोधी वंश का संस्थापक हुआ करता था। इब्राहिम लोधी आप कह सकते हैं अंतिम शासक था लोधी वंश का, और उसने क्या किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया इब्राहिम लोधी, और यहीं से क्या, मुगल शासक शुरू हो जाता है। आगे बढ़, कहा गया के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो आप कहेंगे 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के शासन को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है ना। 1206 से लेकर 1526 तक के शासन को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है ना। हल्कू सा क्वेश्चन है, और हल्कू से क्वेश्चन में टाइम ना लेना है आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की। अरे थी कि नहीं थी इल्तुतमिश की? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1206 से लेकर 40 तक दिल्ली सल्तनत के प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासका थी। पर्दा प्रथा को त्याग करके रजिया पुरुषों की तरह कुबा, कुबा का मतलब होता है कोट, और कुला, कुला का मतलब होता है टोपी लगाकर शासन करने लगी थी, और लोग विरोध में खड़े हो गए ना।
जब हम पुरुषों की तरह काम करने लगते हैं ना, तो पुरुष पहले विरोधी होता है, हाँ। और पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी विरोधी होती हैं। देखो कैसे एकदम मर्द बनी घूम रही है ना, ऐसे कहा जाता है। लेकिन उसके पीछे का राज और कारण नहीं जानती कि उन्हीं महिलाओं के लिए लड़ाई या संघर्ष किया जा रहा है ना, लड़ाई या संघर्ष किया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कोट या आपके कुबा या कूला पहनकर राज दरबार में जाने लगी शासका बनने पर उसने आपके कहा गया उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी कौन? रजिया सुल्तान। आगे कहा गया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन ना। खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, मुगल राजवंश या दास राजवंश से? बताओ भाई, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? अरे लल्लू सा क्वेश्चन है, तो किससे? बोलो ना। आप कहेंगे जल्दी से, एकमात्र महिला जो थी तो किससे संबंधित? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान गुलाम अथवा दास राजवंश से संबंध रखते थे। किससे? गुलाम अथवा दास वंश से संबंध, दास राजवंश से संबंध रखती थी। कहा गया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीबी मुगल में चला गया, नूरजहां भी ना, मुमताज महल है ना, रजिया सुल्तान जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया, है ना। क्या किया? 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया और इन्हीं के शासन काल में कुबा और कूला पहनकर मतलब पर्दा प्रथा का अंत किया था। पर्दा प्रथा का अंत यहीं से होता है, मतलब हुआ नहीं था पूरी तरह से, है ना, फिर से आ गया था, लेकिन इन्होंने किया था, है ना। इन्होंने कोट और टोपी ओपी लगाकर शासन पर बनकर जाती थी। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? भाई अब तो प्रश्न पढ़ते पढ़ते थक गया ना, क्योंकि वही प्रश्न कहा गया मनकर्णिका, रानी रूपमती, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, है ना। चांद बीबी को तो बता नहीं देंगे हम, है ना। चांद बीबी को बताएंगे क्या? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, है ना, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मतलब लाइव क्लास वाला टीचर जब रिकॉर्ड करता है ना, उसको खुद ही अजीब लगता है ना। जैसे अब हम हजारों के लोगों के बीच में रह रहे हैं और एकाएक अकेला खड़ा कर दिया जाए, जाओ खड़ी रहो, तो खड़ा कोई खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। वही हाल मेरा भी है ना। आइए, लगभग 84 वर्षों तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं भाई। अरे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और आप सभी लोगों के बीच में क्वेश्चन नंबर 454 है। बताएं। कहा गया गुलाम वंश या आपके मामलुक वंश का मध्यकालीन भारत का एक राजवंश है। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। तो कौन था? गुलाम वंश था। अरे कौन था? गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश था कि नहीं? 1206 से लेकर 1290 तक चला था। 1206 से लेकर 1290 तक चला था। ठीक है, तो कितने? 84 वर्षों तक, है ना। गुलाम वंश था। कौन था? आप कहोगे गुलाम वंश था। ठीक है ना। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान भी इन्हीं के शासनकाल में आई, 1236 से 40 तक, है ना। याद रहेगा ना, याद रखना। आगे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे, है ना। मामलुक वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या लोधी वंश? तो यहाँ पर तो मुझको एक ही उत्तर दिख रहा है, मामलुक वंश। किससे? मामलुक वंश से संबंधित थे। क्या बोलेंगे आप सभी लोग? मामलुक वंश से। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो 1206 से। कब से? 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, है ना, कुतुब मीनार बनवाया पहली। ठीक है ना। तो इन चीजों को भी इनका याद रखना है। अब आगे आता है आपका अगला प्रश्न। अगला है आपका खिलजी वंश, है ना। अब गुलाब खिल रहा है, क्या हो रहा है? खिल रहा है।
आइए, खिल रहा है तो खिलाते हैं इसको। कहा गया आपका रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, ओके, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, है ना, और इनकी पुस्तक क्या थी, आप कहेंगे रिहला या रेहला, है ना। इन्हीं की पुस्तक में आपकी 14वीं शताब्दी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है ना। रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरी अफ्रीका के निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। इसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा। कौन, इब्न बतूता। आगे बढ़ते, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई, कहा गया अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अलाउद्दीन खिलजी, कहा गया आपका नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश। अब यहाँ पर कौन हो सकते हैं, है ना, कौन हो सकते हैं, बताएं भाई कौन हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई कहा गया लगभग 24 या 25 मीटर के आसपास है। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पर, कुतुब मीनार के एकदम पड़ोस में या निकट में, ठीक है ना, याद रखना, पड़ोस में या निकट में। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या आपके सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया, क्या बात है ना। मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कौन करवाएगा जल्दी से। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य, कहा गया सैन्य नगर या सैन्य शहर आपके सीरी या दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज ए खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। हौज ए खास तो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा काम किया था, है ना। तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते, कहा गया रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, बताएं भाई। रानी पद्मावती पुष्कर से है, जोधपुर से है, चित्तौड़गढ़ से है या फिर उदयपुर से है ना। रानी पद्मावती का संबंध है, बताए जल्दी से। कहा गया है राजा रतन सिंह की पत्नी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्ध रत्न होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले का अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। तो चित्तौड़गढ़ में, कहां पर, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है भाई साहब ना, जौहर कर लिया था। यहाँ तक कि शीशे में शीशा लगवाया गया था ना, कि रानी पद्मावती को देख सके अलाउद्दीन ना, देख सके। रतन सिंह की पत्नी थी, रतन सिंह बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन टिक नहीं पाई उनकी, है ना, बस बात ये हो गई, टिक नहीं पाई। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, प्रेम कर बैठा था, है ना। मतलब पद्मावती इतनी सुंदर थी कि अगर शीशे के सामने से वो गुजर जाती थी तो वो चौंधिया जाता था कि हाँ ऐसा भी है क्या। और रानी पद्मावती, जब रतन सिंह ने अपना आत्मसमर्पण दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को, तो रानी पद्मावती और साथ में अन्य स्त्रियां भी जा करके जौहर कर ली थी, है ना। लोग सोचो, तब के जमाने में 1303 ईस्वी की बात थी, है ना। आज 2024 चल रहा है ना। आज लोग एक ही महिला को, महिलाएं भी आजकल की कम नहीं है ना, बात ये भी है ना। पूरी बात पुरुषों पर नहीं डाली जा सकती है, एकदम सच कह रहे हैं ना, एकदम सच कह रहे हैं, है ना। मैं देखो, अपवाद हर जगह है, अपवाद हर जगह होता है, हम हर किसी को नहीं कह रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत से ऐसे महिलाएं भी होती हैं, बहुत से ऐसे पुरुष भी होते हैं जो केवल देखना चाहते हैं कि एक बार देख लें हम इनको, है ना। उसके लिए को सारा दिन खड़े रहे अपना काम खास छोड़ करके, है ना। बड़ी बातें हो जाती हैं। आइए
फिलहाल रानी पद्मावती, पद्मावती आपकी पिक्चर भी आई थी, देखा भी होगा आपने। उसमें बहुत अच्छे से कुछ कलाकृतियां दिखाई भी गई हैं और बेहतरीन तरीके से वो परोसी भी गई है ना फिल्म। तो अच्छी फिल्म है, नहीं देखा है तो देखिएगा कैसे ये लोग जौहर करती हैं। आए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? कहा गया लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया था, लगा था कृषि पर कर नहीं लगा था, कहा गया आवास पर कर नहीं लगा था, या मवेशियों पर कर नहीं था। कहा पूछा गया किस पर कर नहीं लगा था? तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली कहा गया दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। और इसने यहाँ पर लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया था, बाकी सब पर कर लगा था, टैक्स है ना। कर का मतलब टैक्स, ठीक है, चाहे वो कृषि पर कर, आवास पर कर और मवेशियों पर कर, है ना। आगे बढ़ते, कहा गया खिलजी वंश का प्रथम शासक था बलवन, है ना, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। बताओ भैया, हर बार ग्रुप डी में, अच्छा एक ही बार 2016 में 18 में पूछा गया है, बस डेट चेंज है ना, और मंथ चेंज है ना। एक बार सितंबर में पूछा गया, एक बार अक्टूबर में पूछा गया। बताए भाई सही उत्तर क्या होगा? 462 का सही उत्तर, कहेंगे गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, कौन? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना किया। क्या किया? खिलजी वंश का प्रथम शासक बना। क्या हुआ? खिलजी वंश का प्रथम या खिलजी वंश की स्थापना किया। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, शशांक को, या आपके ग्रह वर्मन जी को? बताए किसको पराजित किया गया था 13वीं सदी में? 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया गया। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक भी थे, है ना। तो कौन थे? लक्ष्मण सेन जी को हराया गया था। किसको? लक्ष्मण सेन जी को, याद रखना। और पहली बात तो पूछा गया है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है इसलिए भी याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर, यह उठाता है ना। अब आते हैं आपका तुगलक वंश। कौन से वंश की बात की जा रही? तुगलक वंश के बारे में बातचीत की जा रही है ना। तो तुगलक वंश जो आपका है, जैसे आपसे पूछा जाए तुगलक वंश के बारे में, तो इसके बारे में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा शासन करने वाला तुगलक वंश ही था। 1320 से लेकर, सोचो, 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया। सोचो कितने वर्ष जाएगा, है ना। आप सभी लोग सोच कर बताएं ये कितने वर्षों तक शासन करेगा। फटाफट, कितने वर्षों तक शासन करेगा, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। अरे बोलो भाई तुगलक वंश वालों, है ना। चलेगा, कितने वर्ष तक जाएगा लगभग? आप कहेंगे 96 तक जाएगा क्या, या 94 तक जाएगा क्या? 94 तक, है ना। आइए बातचीत करते हैं। कहा गया के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी, या आप कहेंगे जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की, मोहम्मद तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक की, या गयासुद्दीन बलबन की? देखो एनटीपीसी स्टेज सेकंड में ये प्रश्न 2022 में पूछा गया। किसमें? 2022 की शिफ्ट में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में, है ना। कहा गया बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहां पनाह नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। किसके? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 1350 में इसका निर्माण करवाया था। और जहां पनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता
का मूल निवासी था कहाँ का? मोरक्को, यूनान, चीन या इटली का? एनटीपीसी, देखो एनटीपीसी 2020 में, ग्रुप डी 2018 में, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। मोरक्को कहाँ से आया था भाई, है ना? बताएं भाई। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अमेरिका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर आपके कहा गया तंजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी में आपके आया था। कहाँ से? मोरक्को। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि इब्न बतूता किसके साथ आया था, कोई बताएगा क्या? इब्न बतूता किसके साथ? मोहम्मद बिन, कहा गया इनका जो पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था, है ना? अब्दुल्ला इब्न बतूता था। तो आप लोग अब इनका कमेंट करके बताएंगे कि ये किसके शासनकाल में आए थे, है ना? कौन बताएगा? क्वेश्चन पर यहीं पर उत्तर है, इसलिए, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे क्या? कहा गया प्रसिद्ध यात्री और लेखक अब मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? ठीक है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। लीबिया से आए थे क्या? नहीं। अल्जीरिया से। घाना, घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। इनकी पुस्तक रेहला है। आगे कहा गया आपका काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुप्त वंशजों के द्वारा, चालुक्यों, चोलों या दिल्ली सल्तनत? तो काकतीय राजवंशों का अंत किसके द्वारा किया गया? बताए भाई। तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत के द्वारा। काकतीय राजवंशों को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया था, है ना? किस पर? दिल्ली सल्तनत ने, 1313 में। आगे कहा गया मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत में आया था। किस में आया था? आप बोलोगे दिल्ली सल्तनत में आया था, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या मोहम्मद बिन तुगलक लेकर आए थे, है ना? ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के, या सिकंदर लोदी के? बताइए जरा कौन सा प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? तो क्या बोलेंगे जल्दी से? कहा गया इतिहासकारों के मत से 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले कौन थे? तो 5 वंशों में सुल्तानों के काल, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, है ना, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश थे। और सबसे ज्यादा यहाँ पर शासन करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का। ठीक है ना? मोहम्मद बिन तुगलक था। अरे था कि नहीं था? अरे बोलो ना भाई, था कि नहीं था? 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था, है ना? इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। अरे था कि नहीं था? है ना? उत्तर देते रहो, है ना? आप कहेंगे बिल्कुल था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक कहा गया, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, कि लेखक कौन है? तुगलक, है ना? चंद्रशेखर आपके कंबार, या गिरीश कर्नाड, या शिव के कुमार, या आपके मस्ती, कहा गया मस्ती वेंकटेश एंकर? बताएं भाई कौन थे, है ना? प्रसिद्ध कन्नड़ कहा गया तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। कब? 1964 में लिखा गया था। गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या मोहम्मद गोरी ने? अब 1 2 3 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। और कहां पर पूछा गया? आप सभी लोग देखते रहें कि ये प्रश्न पूछा कहां पर गया है। तो आप स्वयं देखते रहें कि ये प्रश्न कहां पर पूछा गया है ना? जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहीं पर पूछा गया है। तो अब आप सभी लोग बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें द्वाब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। तो दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
है ना। इन्होंने कई वर्क किए थे, एक दो नहीं, इनके 5 वर्क तो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन ये क्या हो गए थे, फिर भी फेल माने जाते हैं ना, फेल माने जाते हैं। कहा गया मृत्यु के बाद बदायूनी ने लिखा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, है ना। बदायूनी ने, लेखक है एक आपके बदायूनी, उन्होंने लिखा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। हाँ, आइए आगे बढ़ते। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? दौलताबाद में, औरंगाबाद में, इलाहाबाद में या सहारनपुर में? तो अभी बताया गया आपके दौलताबाद में बदली गई थी। कहां पर गई थी? दौलताबाद में, ठीक है ना। ठीक है, अरे बोलना आप सभी लोग सही है कि नहीं। आगे कहा गया आपके 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर आपकी सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा या आपके टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, जलालुद्दीन खिलजी थे या अलाउद्दीन खिलजी थे? अच्छा, कौन लग रहा है ना यहाँ पर, इसलिए तो वो मतलब प्रसिद्ध नहीं हो पाया या अच्छे से शासन कर ही नहीं पाया था, है ना। सब थोड़ी थोड़ी देर में सब बदल रहा था, कहीं इधर मन चल रहा था, मतलब एकात या एकाग्र करके अपने मन को शासन कर ही नहीं पा रहा था, है ना। सब कुछ चारों तरफ चौतरफा, कहीं पद्मावती के पीछे दीवाना है, अलाउद्दीन था, है ना, अलाउद्दीन। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वो था, है ना, पागल, और एक ये है पागल, है ना। इनको पागल ही कहा जाता है, पढ़ना हम लोगों को पड़ता है ना। इतना करने का जरूरत रही है? आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था कि नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक? कि अलाउद्दीन खिलजी था? बताएं, क्या सही उत्तर मारे? अरे आप सभी लोग सही उत्तर देते रहो जल्दी से। 473 का सही उत्तर क्या होगा? अरे आप कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना। ठीक है, याद रखना। गलती से भी गलत कर दिए तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का उत्तर आप क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक मुद्रा व आपके प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण आपके एडवर्ड टॉमस ने उसे कहा गया धनवानों का राजकुमार कहा, और मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया था, है ना, सिक्कों का प्रचलन करवाया। आगे बढ़ते। कहा गया आपका फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया? गुलबदन बेगम के, है ना, कहा गया अबुल फजल के, जियाउद्दीन बर्नी के या फिरोज शाह तुगलक के? किसके? बोलो भाई, किसका हो सकता है? जल्दी से। आप कहेंगे फुतहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक जो आपके 1351 से लेकर 1388 तक शासक रहा, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही बताया जाएगा आपके किसमें? फुतुहात ए फिरोजशाही में। किसके? फुतुहात ए फिरोजशाही में। कहा जाता है कि 1388 तक शासन उपलब्धियों का विवरण मिला या दिया गया है, और इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी व तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे। और आपके कहा गया यहाँ पर इन्होंने कई काम किए थे ना। कहा गया हौज खास परिसर भी बनवाया था दिल्ली में, उसे दफनाया भी गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश, कौन आता है? लोधी वंश, है ना। लोधी वंश के बारे में जानते हैं हम लोग। कहा गया आगरा शहर को किसने बताया था, बसाया था? हाँ? आलम शाह ने, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इब्राहिम लोधी? बताएं भाई, किसने बसाया था? कोई है क्या जो बता सकता है? जल्दी से। आगरा शहर, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना, और भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोधी ने प्रचलित करवाया, और 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, और 1506 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दिया था। कौन? दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित करने वाला भी कौन था? सिकंदर लोधी था, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप ज्यादा से ज्यादा देखते रहे। कहा गया लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोधी तो अंतिम संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी या आपके सुल्तान इब्राहिम? तो आप क्या बोलोगे? बहलोल लोधी। कौन था?
बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आपसे कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था और जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर कब तक? आप कहेंगे 1451 से लेकर के 1526 तक जाता है। कहां तक? 1526 तक जाता है। सभी लोगों को पता है कि लास्ट में फिर इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ से फिर मुगल आ जाते हैं। तो अभी पहले इनको देख लेते हैं। आगे कहा गया इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? महमूद शाह या मोहम्मद शाह तो वहां थे नहीं भाई, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं थे, तैमूर भी नहीं थे। आप कौन क्या बोलेंगे? बाबर से हारा था, है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और जब इब्राहिम लोदी मारा जाएगा तो सीधी से मुद्दे की बात है कि बाबर की विजय हुई होगी और विजय होगी तो इन्होंने मुगल वंश की नींव रख दी थी। किसकी? मुगल वंश की नींव रखी, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया तो ये जो इब्राहिम जो लोदी वंश से जितने प्रश्न अभी तक बने थे मैंने उनको बता दिया, है ना, उनको बता दिया। अब इसके आगे जो है आपसे मुलाकात हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में। जो भी सल्तनत काल में या दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 तक चला, इसमें क्या क्या स्थापित किए गए? जो भी आपके आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा इसके अंतर्गत कराए गए एग्जाम, जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका पैरामेडिकल हो, चाहे वो आपका रेलवे जेई का हो, चाहे वो आपका एएलपी का हो, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट का हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो, चाहे आरपीएफ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है आरपीएफ का। आरपीएफ की इसमें 2 पोस्टें होती हैं, जैसे आपका कांस्टेबल और एसआई दोनों आता है, जैसे यूपीएसआई यूपी पुलिस आता है, उसी तरह आपका आरपीएफ रेलवे मतलब आपको क्या देता है? कांस्टेबल और एसआई दोनों की भर्तियां निकालता है। तो अब इनके अंतर्गत जितने प्रश्न आपके सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से पूछे गए, इनके करके फटाफट देखेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया गया, अब बस उत्तर देना है। कहा गया कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? क्या बात है? शाही अताला मस्जिद, है ना, कहा गया ना खुदा मस्जिद या अदीना मस्जिद या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या लगता है आपको? ऐसे प्रश्न का उत्तर अगर आपको आता है तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते चलिएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित है कौन सी मस्जिद है? तो आप बताएंगे भाई, है ना, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी प्रसिद्ध में कहा गया निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण आपके गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1195 से लेकर 1199 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। तो कौन सी है? आप कहेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और ये पहली मानी जाती है भाई। क्या है? पहली मस्जिद मानी जाती। देखो कहा गया पहली मस्जिद थी, कौन सी? तो आप कहेंगे कुव्वत उल इस्लाम पहली मस्जिद थी, ठीक है ना। कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। फिर इनका गुलाम बना इल्तुतमिश, है ना, आराम शाह को नहीं कहा गया बल्कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था? गुलामों का गुलाम कहा गया, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी गुलाम से मुक्ति दिलाई गई थी और बाद में इल्तुतमिश को भी गुलाम से मुक्ति मिल गई थी। और उसके बाद एकमात्र रजिया सुल्तान ऐसी महिला थी जो सुल्तान शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, है ना, एकमात्र महिला थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 तक। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? नूरजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या रजिया सुल्तान ने? कौन हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? जल्दी से बताएंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि पहले चौहान वंश की शासक कहा गया आपका वृहराज चतुर्थ विशल देव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। ऐसा माना जाता है कि वहां पर जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, वहां पर एक संस्कृत मंदिर या फिर
आपकी संस्कृत सरस्वती मंदिर था, ठीक है ना, माना जाता है संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर विशल देव रचित रही केली नाटक और उसके दरबारी कवि सोमदेव कृति ललित विग्रह राज की कुछ पंक्तियां देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो एंटीपीसी स्टेज 1 में यह प्रश्न पूछा गया। फिरोज शाह तुगलक थे, कहा गया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, या आपके कुली कुतुब शाह थे। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 480 का सही उत्तर क्या होगा, है ना। कहा गया कुतुब मीनार का निर्माण तो गुलाम वंश के शासक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में आरंभ करवाया था। तो पूछा ही किया गया कुतुब मीनार, तो आप क्या बोलोगे? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कहा गया नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, या आपके मुहिद्दीन मोहम्मद। अब बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। जल्दी से कौन होंगे? तो आप कहेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कराने का कार्य, देखो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन निर्माण किसने मतलब निर्माण किसने पूरा करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के अलावा भी कोई था क्या यहाँ पर, है ना? कोई तीसरा शासक था क्या? जल्दी से बताएं। जो बाद में यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहेंगे बाद में 5वीं मंजिल भी जोड़ी गई थी। कौन थे? कमेंट करना। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क जमकर मिलेगा और करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना। आगे बढ़। कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो सबको पता है अजमेर में। कहाँ पर है ना, कि ये भी बताने वाली चीज है, ये भी बताएं क्या कहाँ पर है। तो आप कहेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है, एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में किया था। कहाँ पर? अजमेर में है, ठीक है। बताने वाली चीज तो है नहीं, जो बताने वाली होती है वो मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं कहा गया अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग में से संबंधित है? कहा गया आपका वैदिक युग से, दिल्ली सल्तनत से, मुगल युग से, या आधुनिक भारतीय युग से। बताएं सही उत्तर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। सही उत्तर का चयन करें जल्दी से, है ना। तो क्या आप बोलेंगे? तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत से है। अरे सीधी सी मुद्दे की बात है, दिल्ली सल्तनत से है, ठीक है ना। अगर एक लाइन में पूछा जाए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर? अजमेर में बनवाया। कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कहां पर? तो आप कहेंगे दिल्ली में। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल किसने बनवाया? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां पर है? तो आप कहेंगे मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया, ठीक है ना। सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर है? तो किसने बनवाया? तो इब्राहिम लोदी ने। है कहां पर? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। आगे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, है ना। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ठीक है, शुरू किया जाए। बोलो भाई। अब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को अगर शुरू करेंगे तो सभी लोगों को पता है विजयनगर क्या होता है। विजयनगर को 4 भागों में तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है कि नहीं तोड़ा जाता है ना। यहाँ पर आप सभी लोग कि ये 4 पहले तो क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य 4 वंशों में टूटता है। जैसे संगम वंश, है ना, शालू वंश, तुलु वंश। पहले सुन लो थोड़ा सा, है ना, फिर उसके बाद आप लिपि लिपिर करिएगा, ठीक है। और आरवीडू वंश क्या होता है? आरवीडू वंश होता है। बिल्कुल हम क्वेश्चन ही कराने आए ना, और क्वेश्चन ही जमा कराने वाले हैं, है ना। आपसे पूछा जाता है कि जो आपका संगम वंश है इसकी स्थापना किसने किया? तो आप कहेंगे हरिहर एवं बुक्का ने किया था। फिर आपका आता है शालू वंश की स्थापना किसने किया? तो आप कहेंगे नरसिंह शालू ने किया। फिर आपके आता है आपके तुलु वंश की स्थापना किसने किया? तो वीर नरसिंह ने किया था। किसने? वीर नरसिंह। अगर आपका आ जाए कि आरवीडू वंश की स्थापना किसने किया? तो आप कहेंगे तिरुमल ने किया था। किसने? तिरुमल ने किया। फिर संगम वंश अब इसी विजयनगर साम्राज्य को ही मतलब 4 भागों में टूट जाता है ना। और इनको याद रखना
और यहाँ का सबसे प्रतापी शासक आपका कृष्णदेवराय माना जाता है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया कृष्णदेवराय वंश से संबंधित है तुलु वंश से, शालू वंश से, गजपति वंश से या संगमा वंश से? बताओ भाई ना, बताएं आप क्या बोलेंगे। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश से 1505 से लेकर 1570 ईस्वी से संबंधित है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अभी मैंने बताया वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी। तो किसे? तुलु वंश से संबंधित है। शालू वंश की स्थापना किसने की है? बता दो भाई। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का। शालू वंश की स्थापना किसने की है? तो नरसिंह शालू ने की है। किसने की है? नरसिंह शालू ने की है। ठीक है ना। और आरविडू वंश की पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे तिरुमल ने की है। किसने? तिरुमल ने की है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? एलोरा में, हम्पी में, कोणार्क में या खजुराहो में? बताओ भाई, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, आपके पाले का क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। कहा गया 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जिसे वर्तमान में कर्नाटक भी कहा जाता है, तो हम्पी जो था तो क्या था? तो आप कहेंगे विश्व किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी में है। कहा गया विट्ठल मंदिर स्मारकों के निम्न में से किस समूह में शामिल है? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में, कहा गया महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह में, या आपके कहा गया आपके पत्तलकल के में स्थित स्मारकों के समूह में, या आपके खजुराहो में स्थित स्मारकों के समूह में? बताए भाई विट्ठल मंदिर, है ना। कौन कौन बताएगा विट्ठल मंदिर के बारे में? कहा गया हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ था। किसके? कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हुआ? ए सही हुआ। कहा गया हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान गणेश जी को, या भगवान विष्णु को, या भगवान ब्रह्मा जी को? है ना। अब तो बता दो भाई, है ना, गलती से भी गलत मत करना, है ना। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हम्पी में स्थित, जिसे आपका कहा गया पामापंथी नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? आप कहेंगे विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपका बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक माना जाता है? है ना। तो शालू वंश का, तो शालू वंश का तो नरसिंह शालू माना गया। संगम वंश के हरिहर और बुक्का माने गए। तुलु वंश के नरसिंह तुलु माने गए। आरविडू वंश के आप कहेंगे तिरुमल माने गए। अब बोलो क्या सही उत्तर देंगे आप, है ना। आप बोलो क्या सही उत्तर देंगे, है ना। शालू वंश के नरसिंह शालू माने गए। संगम वंश के हरिहर और बुक्का माने गए। कौन होंगे? हरिहर और बुक्का। और तुलु वंश के वीर नरसिंह तुलु माने गए। आरविडू वंश के तिरुमल माने गए। तो कौन? संगम वंश। आगे बढ़ते हैं। कहा गया बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह या उर्फ हसन गंगू ने किया था? कहा गया मीर जाफर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह बहमनी ने किया था? बताइए जरा सही उत्तर क्या होने वाला है आप सभी लोगों का, है ना। बड़े ध्यान से आप सभी लोग सुन रहे हैं तो बता भी दीजिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे ना। कब? 1347 में। और विजयनगर साम्राज्य 1336 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते। कहा गया साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य की 1336 में कह सकते हैं, और हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर एंड बुक्का दो भाई मिलकर किए थे, है ना। ठीक है ना। और आप कहेंगे यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ो। कहा गया प्राचीन काल में वीर नरसिंह निम्न में से किस राजवंश के शासक थे? है ना। देखो वीर नरसिंह आपके शालू वंश के नरसिंह शालू थे। संगम वंश के हरिहर और बुक्का थे। आरविडू वंश के तिरुमल थे। तो बचा कौन? तुलु वंश के शासक वीर नरसिंह थे। कौन थे? वीर नरसिंह थे। ठीक है ना, याद कर लो भाई, वीर नरसिंह तुलु वंश के थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
कहा गया हम्पी साम्राज्य की राजधानी है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। किसके? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अभी पढ़ने में हल्के लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तो ये क्वेश्चन भारी भारी दिखने लगते हैं, आगे आते हैं। कहा गया वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी किसके? बताओ, अब सही उत्तर दे दो आप लोग, है ना। कौन कौन सही उत्तर देगा? 493 का सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से। वर्तमान समय में तो क्या बोलोगे? हम्पी थी, है ना, हम्पी, हम्पी, है ना, हम्पी। आगे आते हैं। कहा गया है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य पूछ रहा है, पुलकेशिन द्वितीय, राजा राज चोल, आदिशंकर या कृष्णदेव राय थे क्या? बताओ भाई सही उत्तर क्या होगा, है ना। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है, और विजयनगर को मध्य युग का क्या कहा जाता है? बोलो भाई, विजयनगर को क्या कहा जाता है? कहा गया है विजयनगर को मध्य, कहा गया मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य भी माना जाता है, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय ने, जो 16वीं सदी आपके 1509 से लेकर 1529 शताब्दी तक शासन करते हैं, 1509 से लेकर 1529 शताब्दी तक शासन करते हैं, ठीक है ना। कहा जाता है इनके शासनकाल में कृष्णदेव राय तुलु राजवंश का प्रतापी राजा था, जिसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आपके डोमिगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आपके अमुग्धमाल्यम एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की है, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक है पांड्य के। भाई पांड्य के है क्या? चोल के, चेर के, या विजयनगर साम्राज्य के? किसके? विजयनगर साम्राज्य के। आगे आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुग्धमाल्यम पर मध्य युगीन ग्रंथ संकलित किया है? गुरु बसव, श्री कृष्णदेव राय, तुलसीदास या कालिदास? अभी मैंने दो शब्द कहे आपसे कि आपके अमुग्धमाल्यम, आपका चाहे अमुग्धमाल्यम संस्कृत में, और आपका जामवती कल्याणम की रचना आपके नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना भी की थी कृष्णदेव राय ने। तो कौन थे? आप कहेंगे कृष्णदेव राय ने। किसने किया? कृष्णदेव राय जी ने किया था, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 496 का सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे बी होगा। अष्टदिग्गज के नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वयं कृष्णदेव राय भी आपके आर्द्र भोज के नाम से विख्यात हैं। किसे? आर्द्र भोज के नाम से। कैसे जाने जाते हैं? आर्द्र भोज के नाम से ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपके अनन्य मैया, है ना, अनन्य मैया मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, तमिलनाडु से, या पश्चिम बंगाल से? कौन बताएगा सही उत्तर, है ना। सही उत्तर कौन बताने वाला है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 497 का। कहा गया अनन्य मैया या आपके अन्नमाचार्य एक तेलुगु संत है, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। तो कहां से? आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। कहां से? आंध्र प्रदेश, है ना। कर्नाटक रचयिता थे जो आपके कहां से? तो आंध्र प्रदेश से। कहा गया इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना भी की है। आगे बढ़ते। कहा गया देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी ईस्वी विजयनगर का दौरा किया। तो देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी 1420 में विजयनगर की, कब? 1420 में विजयनगर का दौरा किया था। कब? 1420 में, ठीक है ना। तो किसके? तो आप कहेंगे देवराय प्रथम के शासन काल में आया था निकोलो कोंटी। कौन आया था? आप कहेंगे निकोलो कोंटी आया था, ठीक है ना। याद रखना, निकोलो कोंटी यात्रा, विजयनगर की यात्रा की, भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो कोंटी, कहा गया कोंटी ने ट्रेवल ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। मालवा, बहमनी, विजयनगर या फिर बंगाल? तो क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे 1336 ईस्वी में संगम या आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। किसके? हरिहर और बुक्का। और विजयनगर का अर्थ ही होता है जीत का शहर, है ना।
और विजयनगर को मध्य युग का प्रथम साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र कहा गया हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखना या सुने थे, जो उसने देखा या जो उसने सुना। कहा गया गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था। किसके दौरान? कहा गया विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य या आपके होयसल साम्राज्य। तो क्या बोलोगे? गोलकुंडा विजयनगर साम्राज्य के द्वारा या विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में बनाया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था। बाद में यह बहमनी, देखो बाद में बहमनी, पहले तो आपके कहा विजयनगर, बाद में बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और 1512 ईस्वी में कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया। किंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण कुतुबशाही राजवंश को भी मानते हैं, है ना। तो आप सही उत्तर दोनों भी मान सकते, इनको भी मानो और इनको भी मानो, है ना, 50-50%। तो कुतुबशाही राजवंश भी मान सकते हैं आप, फिरोज विजयनगर न मान करके कुतुबशाही राजवंश ही सही उत्तर माने। आगे बढ़ते। कहा गया प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, है ना। अब तो ये लल्लू सा क्वेश्चन आ गया, तो क्या बोलोगे? तेलंगाना में। गोलकुंडा की खान से क्या गया था? हीरा गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय प्रथम, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम या रामदेव राय। तो कौन थे? तो आप कहेंगे विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने किया था। किसने? हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने किया था, ठीक है ना। तो कौन थे? तो आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य का प्रथम राजा बना था, ठीक है, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी श्रृंखला का, कहा गया उस इंजीनियर का नाम बताएं जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कहा गया कर्नल कानिल मैकेंजी या आपका जेम्स, कहा गया एटकिंस या आपके मैथ्यू बोल्टन या आपके एडवर्ड बार्लो। बताएं उस इंजीनियर का नाम बताएं। कहा गया हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और तुंगभद्रा नदी पर स्थित यह नगर अब मात्र खंडरों के ही अवशेष के रूप में उपस्थित है। और ये किसने बताया? तो आप कहेंगे कर्नल कानिल मैकेंजी जी ने बताया है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हुआ? ए। और चिपका लो भाई एकदम, यहाँ से सारे प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। उसके बाद अगला जो होगा, तो कल से आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन कराया जाएगा। क्या? भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ से कल से क्लास चलेगी। आज की जो क्लास थी तो आपके क्वेश्चन नंबर 503 तक का मैंने करा दिया है ना। और आज खूब क्वेश्चन कराए गए झमाझम आपके, है ना। इतना क्वेश्चन 2 घंटे में एकदम रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन हो गए आपके बीच में। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे आगे कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं कल और एकदम कमर कस लीजिएगा, कोई लापरवाही नहीं करिएगा कि नींद चैन जब त्यागोगे तुम तभी सफलता की उस ऊंची को पाओगे तुम। जो मन में सपने सजा रखे हो कि एसी लगवाएंगे 4 व्हीलर में हम भी चला कर जाएंगे, है ना, लॉन्ग ड्राइव पर चलाएंगे, किसी को बैठा कर ले जाएंगे। जो सपने आपने सजा रखे हैं वो तप करोगे तभी मिलने वाले हैं, बिना तप के आजकल कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।